अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हम्माद और हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चाइना। तो लेट मी गिव यू शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो कि चाइना की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में है एंड देन फिर हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर चाइना की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो चाइना हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री, जहाँ हज़ारों साल तक रॉयल फैमिलीज़ ने हुकूमत की। बट लेटर ऑन in 1912 चाइना बिकम अ रिपब्लिक कंट्री, जहाँ लोगों की हुकूमत आई। बट उस दौर में भी चाइना को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वॉर्स, रेवोल्यूशंस, और आखिरकार फिर 1949 में चाइना बिकम अ कम्युनिस्ट कंट्री। हम बात करेंगे अब एंशियंट चाइना की। इसे हम ओल्ड चाइना भी कह सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं चाइना एक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जैसे कि जाओ, शिन, यान। ये सब वो रियासतें थी जहाँ रॉयल फैमिलीज़ की हुकूमत हुआ करती थी और यहाँ कोई एक रूल नहीं होता था। जिसकी वजह से दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, यहाँ जंगें हुआ करती थी और उन जंगों की वजह से इस टाइम पीरियड को वॉरिंग स्टेट पीरियड का नाम भी दिया गया। आफ्टर द वॉरिंग स्टेट पीरियड, शिंग डायनेस्टी ने पहली दफ़ा वन यूनाइटेड चाइना बनाया, जिसमें उन्होंने सारी रियासतों को यूनाइटेड किया और इंट्रोड्यूस कराया सिंगल लॉ सिस्टम, जिसमें उन्होंने तमाम छोटी रियासतों के जो रूल्स थे उनको ख़त्म कराए और एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। इनके लीडर थे शिंग शी हुआन, जिन्होंने पहली दफ़ा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बुनियाद रखी। आफ्टर द शिंग डायनेस्टी, हान डायनेस्टी का दौर आया, जिनके लीडर थे एम्पायर वू। इन्होंने चाइना के लिए बहुत सारे तरक्याती काम करवाए, जिनमें इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सिल्क रोड बनवाना। जो उसके सिल्क रोड बेसिकली चाइना को आसपास की कंट्री से कनेक्ट करता था, जिसके थ्रू चाइना इजीली ट्रेड कर सकता था। आफ्टर सिल्क रोड इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत मेजर रोल प्ले किया, जिनमें इन्होंने मेडिसिन और मशीनरी पे काम किया। बट द मेजर चेंज जो इनकी टाइम पीरियड में आया वो था, इन्होंने एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट करार दे दिया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर आपको गवर्नमेंट लेवल पे अगर जॉब्स चाहिए तो आपको एजुकेशन लाजमी है। आफ्टर द हैन डायनेस्टी, थैंग डायनेस्टी का दौर आया, जिनके लीडर थे एम्पायर थाईसोंग। और अगर हम इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाई और एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेस बनाई, और इन्होंने आर्ट और लिटरेचर को भी प्रमोट किया। बट द मेजर चेंज जो इनकी टाइम पीरियड में आया वो था, इन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, मतलब मुख्तलिफ मज़हबों के लोग खुले तौर पर इबादत कर सकते थे। और इन्होंने ही एक बिग इंटरनेशनल ट्रेड भी की, जिसके थ्रू इन्होंने तमाम वो प्रोडक्ट्स जो गैर मुल्क, मतलब दूर दराज के मुल्कों में जा सकते थे, तो इन्होंने वो भी अपने टाइम पीरियड पे किए, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रेड भी की। आफ्टर द थैंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी का दौर आया, जिनके लीडर थे एम्पायर थाईजू। इनकी अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने गन पाउडर इन्वेंट किया और प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस कराया, पेपर्स, पेन्स वगैरह ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। और अगर इनके टाइम पीरियड पर अगर हम चेंजेस की बात करें तो चेंज इनके टाइम पीरियड में इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूम आया। इकोनॉमी ने ग्रो किया और एजुकेशन सिस्टम बढ़ने लगा, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम बढ़ाने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस बना दिए ताकि लोगों के अंदर तालीम का शौक पैदा हो। आफ्टर द सोंग डायनेस्टी, युआन डायनेस्टी का दौर आया, जिनके लीडर थे कुबलयाई खान। ये वो दौर था पहला जब चाइना पे किसी गैर मुल्की ने हुकूमत की और इन्होंने चाइना को प्रमोट किया फॉरेनर्स के लिए, और फॉरेनर्स को, गैर मुल्कियों को इम्पोर्टेंट जॉब्स दी गई अपने टाइम पीरियड में। आफ्टर द युआन डायनेस्टी, कुबलयाई खान के दौर के बाद मिंग डायनेस्टी का दौर आया, जिनके लीडर थे एम्पायर योंगले। इन्होंने अपने टाइम पीरियड पे एक फॉरबिडन सिटी बनाई, जो कि वो सिटी थी जहां बादशाहों के लिए महल बनाए गए, उनके लिए बाजार बनाए गए और आम लोगों की एंट्री मतलब ममनू थी, मतलब कोई भी आम बंदा आ नहीं सकता था इजीली उधर। और इन्होंने ही अपने टाइम पीरियड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को और मजबूत बनाया, जो कि शिंग डायनेस्टी के दौर में बुनियाद रखी गई थी। इन्होंने अपने ही टाइम पीरियड में उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और अगेन जो इनके टाइम पीरियड में जो अच्छा चेंज आया वो था इन्होंने चाइनीज़ कल्चर को बहुत प्रमोट किया
चाइनीज़ कल्चर को बहुत प्रमोट किया। सो आफ्टर द मिंग डायनेस्टी, शिंग डायनेस्टी का दौर आया जिनके लीडर थे एम्पायर कैंगजी। ये चाइना की तारीख के सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले लीडर थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 268 ईयर्स तक हुकूमत की, चाइना के कई इलाकों को संभाला और अमन कायम रखा। स्टार्टिंग के दौर में तो काफ़ी अच्छा इनकी हुकूमत थी, बट जैसे जैसे दौर गुजरता गया 19th सेंचुरी आई और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इन पर जो है कब्जा करना शुरू किया, जैसे कि हांगकांग और ताइवान वगैरह को ताइवान वगैरह पे कब्जा हुआ, तो इनकी हुकूमत उस वक्त कोलैप्स कर गई और ये था शिंग डायनेस्टी का एंड। सो शिंग डायनेस्टी के कोलैप्स के साथ साथ यहाँ पर रॉयल फैमिलीज के भी हुकूमत करने का सिलसिला ख़त्म हुआ और फाइनली 1912 में चाइना एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जिनके लीडर थे सुन यात सेन, जिन्होंने आते ही अपने शुरुआती दौर में बादशाही निज़ाम जो था वो ख़त्म कराया और एक डेमोक्रेटिक निज़ाम लेके आया, जिसमें इन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ पर आपके वोट से ही हुकूमत मिलेगी लोगों को, और जिसको भी अब हुकूमत करनी होगी तो उसे वोटिंग सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। बट ये इनके दौर में बहुत अच्छा निज़ाम चलता रहा, बट लेटर ऑन काफ़ी वॉर्स की वजह से और सियासी दबाव की वजह से इनकी हुकूमत ना चल सकी और ये भी हुकूमत कोलैप्स कर गई। So finally, 1st October 1949, China becomes the People Republic of China, जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने एक कम्युनिस्ट निज़ाम बनाया, जिसमें इन्होंने बताया ओनली वन पार्टी रूल, यानी एक ही पार्टी सिस्टम होगा, कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी। गवर्नमेंट कंट्रोल एवरीथिंग, मिलिट्री हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो या मीडिया हो, सबका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। आफ्टर दिस कंट्रोल ही स्टार्टेड ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चर रेवोल्यूशन, जिसमें ये चाहते थे कि चाइना को जल्दी से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पावर बनाया जाए, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारी ज़मीनें फार्मर्स को दी और बहुत शहरों में फैक्ट्रीज लगाई। और इन्होंने कहा पब्लिक को और आवाम को कि वो अपना ज़्यादातर वक्त फार्म्स पे और फैक्ट्रीज पे लगाएं। और अगर कल्चर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कल्चर रेवोल्यूशन इन्होंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये चाहते थे कि ये अपनी पावर बरकरार रखें, अपनी पावर बनाए रखें मुल्क पे, और पुराने कल्चर को और पुराने आइडियाज़ को ख़त्म करके एक मॉडर्न चाइना बनाए। और इनकी अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इन्होंने 27 ईयर्स तक हुक्मरानी की चाइना पे, बट अनफॉर्चुनेटली इन 1976 ही वॉज डेथ। उनकी डेथ के बाद देंग शियाओपिंग बिकम्स द मेन लीडर ऑफ चाइना। इन्होंने कम्युनिस्ट निज़ाम को बरकरार रखते हुए कुछ बड़े चेंजेस किए, जिसमें इन्होंने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लोगों को अपना कारोबार शुरू करने का कहा और कुछ पॉलिसीज़ बनाई, जैसे कि ओपन डोर पॉलिसी, जिसमें इन्होंने फॉरेनर्स को इनवाइट किया और उनको चाइना में काम करने के लिए अलाउ किया। इन्होंने ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक हुकूमत की और इनका एक बहुत अच्छा और बहुत मोस्ट फेमस कोट है, इट डजेंट मैटर whether a cat is black or white as long as it catches mice। इसका मतलब है निज़ाम कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट, अगर वो काम करता है और मुल्क के काम आता है तो वो ठीक है। इनका बेसिकली इन्होंने आइडियाज़ को छोड़ के रिजल्ट्स पे इम्पोर्टेंस दी। बाद चाइना की क़यादत जियान ज़ेमिन ने की। इन्होंने देंग की तरह इकोनॉमी को पहले से ज़्यादा बढ़ाया और चाइना को दुनिया के साथ कनेक्ट किया। इन्होंने साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया, जिससे चाइना को ट्रेड में बहुत फ़ायदा हुआ। इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम किया, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इंटरनेट इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कंपनीज बढ़ाई। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने रोड्स, ब्रिज, मेट्रोज बनाए ताकि पब्लिक को आसानी हो। इन्होंने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक चाइना की क़यादत की। चाइना की क़यादत हू जिनताओ ने की। ये एक पीसफुल लीडर थे जिनका मेन फोकस चाइना को बैलेंस, फेयर, स्टेबल और पीसफुल बनाना था। इन्होंने एक हारमोनियस सोसाइटी का आइडिया क्रिएट किया, जिसमें इन्होंने आम आवाम के कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने और प्रोस्पेरिटी और पीसफुल रहने पर जोर दिया गया।
और अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी को इन्होंने मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ाते हुए लोगों को बुनियादी सहूलियत दी, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और गुर्बत को कम करने के लिए काम किया। इनका मेन मकसद यही था कि चाइना को दोस्ती और पीसफुली अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। और टाइम पीरियड की अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक चाइना की हुकूमत की। शी जिनपिंग साल 2013 में चाइना के लीडर बने, जो कि अब चाइना के करंट पॉलिटिकल लीडर हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि माओ जेडोंग के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर आया है तो वो शी जिनपिंग। इन्होंने लीडरशिप लेते ही सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि चाइना को सुपर पावर कंट्रीज में शामिल करो। इनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स शुरू किए अदर्स कंट्रीज में, दूसरी कंट्रीज में, जिसमें इन्होंने रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स बनाए ताकि चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे। इन्होंने प्रेसिडेंशियल लिमिट ख़त्म कर दी। मतलब पहले होता ऐसा था कि चाइना में हमेशा से कि हर प्रेसिडेंट को सिर्फ 2 बार ही मौका मिलता था लीडरशिप लेने का, यानी कि 10 साल। मतलब प्रीवियस जितने भी लीडर्स गुजरे हैं उन्होंने सिर्फ 10 साल ही हुकूमत की है। बट इन्होंने वो लिमिट ख़त्म की क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी पावर बढ़ी रहे और ये पावर में रहे। और कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत मजबूत बनाया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने आफ्टर माओ जेडोंग किसी भी लीडर ने कम्युनिस्ट पार्टी पे इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट किया जितना इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। और उन्होंने वही लेगेसी को कंटिन्यू रखा और लोगों की आज़ादी पर कंट्रोल लगा दिया। मीडिया, इंटरनेट, मतलब ये सब चीज़ों पे कंट्रोल्स लगा दिए, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगा दिए। दैट्स इट।